नमस्कार साथियों, मैं विकास शिक्षा ओशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपका YouTube चैनल शिक्षा ओशन एक नई श्रृंखला को शुरू कर रहा है। आज हम भारतीय संविधान के एमसीक्यूज की ऐसी श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं जो यूपीएससी और एमपीपीएससी के लेवल की है। यानी जो मित्र यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम यह संविधान के एमसीक्यूज की श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं, जहां पर आपको 200 से भी ज़्यादा भारतीय संविधान के उन प्रश्नों को चर्चा के पटल पर रखेंगे जो आपके यूपीएससी के लेवल के हैं और जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद यह सीरीज होने वाली है। तो आप सभी लोग शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और डेली शाम को यह 6 बजे क्लास रहेगी और 6 बजे से आप सभी लोग यह क्लास ज्वाइन कीजिए और क्लास को लीजिए ताकि आपके संविधान की कंसेप्ट और उसके क्वेश्चन प्लस उसकी प्रैक्टिस हो सके। दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षा ओशन यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक और जितने भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कंपटीशन की एग्जाम होती है उन सबकी प्रिपरेशन करवाता है। और आज हम ये श्रृंखला शुरू कर रहे हैं यूपीएससी और एमपीपीएससी को टारगेट में रखते हुए। दोस्तों, शिक्षा ओशन का फेसबुक पेज, जिसके लिंक आप सभी को अपने मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रही है, उस लिंक पर जाके हमारे फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शिक्षा ओशन के इंस्टाग्राम चैनल को भी ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा दोस्तों। और हमारे शिक्षा ओशन का टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्राप्त होगा और वह स्टडी मटेरियल आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। अब उसके साथ ही दोस्तों, शिक्षा ओशन का ब्लॉग है, उस ब्लॉग पर आप ज़रूर विजिट कीजिए और लिंक आप सबको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रही है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इस ब्लॉग की लिंक है और उस लिंक पर जाकर आप हमारे ब्लॉग पर विजिट कीजिए, जहां पर आपको बहुत सारे हॉट टॉपिक के पीडीएफ मिलेंगे जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम आप सबके लिए लेके आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के 200 प्लस क्वेश्चंस की मेगा सीरीज। तो यह मेगा सीरीज आज से शुरू हो रही है, शाम को 6 बजे से शुरू हो रही है। आप रोज शाम को 6 बजे यह क्लास लीजिएगा, जहां पर हम 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी और एमपीपीएससी के लेवल के हैं। तो जितने भी साथी आपके यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको यह वीडियो शेयर कीजिएगा, शिक्षा ओशन का चैनल को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी को मुख्य रूप से मुख्य धारा में ला सके। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो मेरे नए साथी हैं जिन्होंने शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सभी लोग शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो अब देखते हैं पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तो आप ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता दूं कि जो हमारी लोकसभा है, संसद के एक भाग है लोकसभा, उस लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान है जिसके तहत अनुसूचित जाति और जनजातियों की कुछ सीटों को रिजर्व किया गया है। अब ये जो आरक्षण है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है, यानी यह एक संवैधानिक अधिकार है और संवैधानिक रूप से इसका वर्णन संविधान में किया गया है। हमसे प्रश्न आर्टिकल के बारे में पूछा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वह कौन सा आपका अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो अब जरा हम ऑप्शन के बारे में चर्चा करते हैं। पहला ऑप्शन 330, आर्टिकल 330। दूसरा ऑप्शन आर्टिकल 332। तीसरा ऑप्शन आर्टिकल 222 और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 345। तो अगर आप लोगों में से जिन बच्चों ने आर्टिकल्स को पढ़ा है या फिर किन्हीं माध्यमों से आपने इस टॉपिक या इस क्वेश्चन को पढ़ा है, तो आप सबको इसका आंसर पता होगा। किंतु जिनको नहीं पता है वो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम क्वेश्चन को डिस्कस करके उसका आंसर भी यहीं बताएंगे। क्वेश्चन को देखने से और उसको पढ़ने से उसके पूरे टॉपिक क्लियर हो जाता है, इसलिए ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा और आंसर को भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो पहले का जो राइट आंसर है वो है 330।
यानी आर्टिकल 330 के तहत अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्लियर दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्लियर। चले जी, अब जरा दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको समझ में आ गया होगा, भारत का एक द्वीप समूह है और यह एक यूटी है, यानी यूनियन टेरिटरी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, भारत के पूर्व में स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय के देख रेख में आता है? यानी अंडमान निकोबार का जो द्वीप समूह है उसका जो न्याय क्षेत्र है, यानी उसका जो हाई कोर्ट का जो अधिकार है वह किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है पोर्ट ब्लेयर बंबई हाई कोर्ट के सर्किट बेंच में। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर का मतलब अंडमान निकोबार की राजधानी से है। ठीक है, तो पोर्ट ब्लेयर में बंबई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, दूसरा पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट की सर्किट बेंच और पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की सर्किट बेंच। तो अब प्रश्न ये है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इस द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र जो है, यह न्याय क्षेत्र किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? ठीक है, हाई कोर्ट न्यायालय के अंतर्गत आता है, उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यह आता है आपके पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच, यानी दूसरा वाला आंसर। याद रखिए, बहुत सी बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर की लोकेशन अगर अपन देखें तो बंगाल की खाड़ी में है और कोलकाता के यानी पश्चिम बंगाल के नज़दीक में है। तो नज़दीकी को देखते हुए, दूरी को कम देखते हुए और एक ज्योग्राफिकल लोकेशंस को देखते हुए इसका जो हाई कोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है वह प्रदान किया गया आपके कलकत्ता हाई कोर्ट का। तो अब याद रखिएगा, पोर्ट यानी जो अंडमान निकोबार है उस अंडमान निकोबार का पूरा न्याय क्षेत्र आपके किसके अधीन आता है? आपके कलकत्ता के हाई कोर्ट के अधीन आता है। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। चले जी, अब जरा तीसरे प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। तीसरा प्रश्न आप सबके अपने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, ठीक है, एक और लक्षद्वीप यानी यूटी है, एक और यूटी लक्षद्वीप है। तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्याय क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये लक्षद्वीप है, यह लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित, दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र में लक्षद्वीप, और ये कोरल आइलैंड है पूर्ण रूप से। ठीक है, प्रवाल द्वीपों से मिलकर बना है लक्षद्वीप। ठीक है, और जिसकी राजधानी है कावाराती। ठीक, तो अब प्रश्न ये है कि जो लक्षद्वीप जो यूटी है उस यूटी का न्याय क्षेत्र कहाँ है? जैसे कि अंडमान निकोबार का तो कलकत्ता हाई कोर्ट में था, उसी प्रकार से इस लक्षद्वीप का कहाँ है? ऑप्शन हमारे सामने तमिलनाडु हाई कोर्ट के रूप में है, केरल हाई कोर्ट के रूप में है, कलकत्ता हाई कोर्ट के रूप में है, बॉम्बे हाई कोर्ट के रूप में है। तो देखिए दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट तो हो नहीं सकता। ठीक, तो अब ये तो हो गया कैंसल, तमिलनाडु हाई कोर्ट भी नहीं है और बॉम्बे हाई कोर्ट भी नहीं है। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका केरल हाई कोर्ट। ठीक है, केरल हाई कोर्ट में ही हाई कोर्ट के अंतर्गत ही आपके लक्षद्वीप का न्याय क्षेत्र आता है, याद रखिएगा। यानी तीसरे का राइट आंसर होगा बी वाला। क्लियर दोस्तों? चले जी, अब जरा हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, किंतु आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। बड़ी मेहनत के साथ मैं आप सबके लिए लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूं, क्योंकि लॉकडाउन है और इसके चलते हुए मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं, घर में ही हूं। मेरे पास संसाधन बिल्कुल भी नहीं है, मात्र एक मोबाइल से हर चीज़ मैं आप सबके लिए लेके आ रहा हूं। अनेक एप्लीकेशंस के माध्यम से मैं आप सबके लिए लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूं। और ये जो आधे घंटे का 20-25 मिनट का या आधे घंटे का जो लेक्चर प्रिपेयर होता है, उसके लिए मुझे लगभग 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं।
इसीलिए आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। मेरी मेहनत का फल आप ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आप सबके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, और अगर आप सभी लोग यहाँ पर वीडियो देखते हैं, ठीक है, पढ़ाई अच्छी करते हैं, तो मुझे मेरी मेहनत का फल मिल जाएगा। तो अब प्रश्न नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदलता है? प्रश्न क्या है? सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या को कौन बदलता है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उसका पूरा जो आपके जज का जो पैनल है, ठीक है, उन पूरे पैनल को किस संख्या को कौन बदलता है? तो राष्ट्रपति के आदेश पर बदलता है कि कानून द्वारा संसद बदलती है, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना, या केंद्र सरकार की अधिसूचना के रूप में बदला जाता है? तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कम करना या अधिक करना, यह संपूर्ण अधिकार भारतीय संसद का होता है। ठीक, तो भारतीय संसद का जब अधिकार है, तो भारतीय संसद कानून बनाकर ही आपकी क्या करती हैं कि जजों की संख्या को बढ़ाती है। तो प्रश्न के अनुसार अगर इसका उत्तर देखें तो इसका उत्तर होगा कानून द्वारा संसद। ठीक है, तो चौथे का बी आंसर। दोस्तों, प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या 7 थी। ठीक है, फिर उसके पश्चात 10 हो गई। ठीक है, और ये 10 बना की गई थी वर्ष 1956 में। ठीक है, 1956 में इसको 10 कर दिया गया था। फिर उसके बाद 13 कर दी गई 1960 में। 1960 में कितनी संख्या कर दी गई? 13 कर दी गई, जबकि 17 संख्या कर दी गई 1977 में। ठीक है, फिर उसके पश्चात 1985 की अगर हम बात करें, ठीक है, तब कर दी गई 25। और अगर वर्तमान की पूछा जाए कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 33 + 1, यानी कुल संख्या 34 है। 33 तो अन्य न्यायाधीश हो गए और एक मुख्य न्यायाधीश हो गए। तो ये संख्या जो निरंतर बढ़ती जा रही है, जैसे कि मैंने आपके सामने कुछ डेटा रखा है, और डेटा रखने के पीछे का कारण सिर्फ ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या निरंतर समय समय के साथ बढ़ती रहती है, और इनको बढ़ाने का कार्य होता है कानून द्वारा संसद का, यानी संसद कानून बनाकर ही जजों की संख्या को बढ़ाती है। क्लियर? तो प्रश्न नंबर चौथे का राइट आंसर बी वाला है। चले जी, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5 पर। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए, प्रश्न क्या है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? देखो, प्रश्न यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पूछ रहा है, और कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनना है, और किसको बनना है? वह उच्च न्यायालय, क्राइटेरिया यहाँ पर उच्च न्यायालय का है। ठीक है, कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय का कोई व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा, यानी मुख्य न्यायाधीश बनेगा, तो उसको कम से कम कितने वर्ष तक हाई कोर्ट में काम करना होगा, तत्पश्चात जाकर वह सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। तो ऑप्शन देखिए, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या 20 वर्ष। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर कोई उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश अगर 10 वर्ष, न्यूनतम 10 वर्ष तक कार्य करता है, तो वह मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, तो पांचवे का राइट आंसर क्या हो गया? प्रश्न नंबर पांचवे का राइट आंसर हो गया 10, यानी 10 वर्ष वह क्राइटेरिया रखा गया है। क्लियर? चले जी, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। अब प्रश्न नंबर 6, दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया है? ठीक है, तो क्या वह 63वां संविधान संशोधन था, या 69वां संविधान संशोधन, या
74वां संविधान संशोधन या 76वां संविधान संशोधन? वह कौन सा संविधान संशोधन था जो वर्तमान में आप लोगों को जो अपनी जो कैपिटल है न्यू दिल्ली कैपिटल को एक राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश घोषित कर दिया, वो भी संविधान संशोधन करके? तो दोस्तों वह संविधान संशोधन था आपका कौन सा? 69वां संविधान संशोधन। अगर ईयर की बात करें तो 1991, ठीक है। 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत आपके दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। याद रखिएगा कि 69वें संविधान संशोधन 1990 को दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और फिर एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी की स्थापना 1 फरवरी, ठीक है, 1 फरवरी 1992 को कर दी गई, ठीक है। यानी इसकी स्थापना 1 फरवरी 1992 को कर दी गई। जबकि किस संविधान संशोधन के तहत? तो 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत तो इसे राजधानी घोषित किया और स्थापित कर दिया गया आपका 92 में। क्लियर दोस्तों? चले जी, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली, ठीक है। पंचायत का अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा है, पढ़ा है, तो पंचायत का स्वरूप त्रिस्तरीय स्वरूप, ठीक है। 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली की कितनी जनसंख्या ऊपर वाले राज्य में होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि 20 लाख वह क्राइटेरिया रखा गया है जिसके तहत अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है, ठीक है, तो उस राज्य में पंचायत का स्वरूप आपके बलवंत राय मेहता मॉडल के अनुसार त्रिस्तरीय होगा। कितना स्तरीय? त्रिस्तरीय होगा, ठीक है। क्या कहा गया कि अगर जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है उस राज्य में पंचायत का स्वरूप बलवंत राय मेहता कमेटी के अनुसार त्रिस्तरीय होगा, जिसमें ग्राम पंचायत, मंडल पंचायत और जिला पंचायत रहेगी, ठीक है। तो 7वें का राइट आंसर तो हो गया सी वाला। किंतु फिर क्या कहा गया कि जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है उन राज्यों की पंचायत का स्वरूप अशोक मेहता कमेटी के अनुसार द्विस्तरीय रहेगा, ठीक है। कौन सा? मंडल पंचायत और जिला पंचायत, जिसमें ग्राम पंचायत का आपका स्वरूप नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर होगा 20 लाख। क्लियर दोस्तों? चले जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में, प्रश्न को ध्यानपूर्वक आप देखिए दोस्तों, यूपीएससी के लेवल का है। भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। कार्यकारी शक्ति के बारे में, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में अगर अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं और वो भी स्टेट के लिए, राज्य के लिए बोल रहे हैं, तो कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर 3 कंडीशन दी हुई है, उन 3 कंडीशन में से कौन सा कथन आपका सही होगा? पहला देखते हैं दोस्तों, पहला, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। पहली कंडीशन क्या है? राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो दोस्तों यह कथन बिल्कुल सत्य है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 154 हमें यही जानकारी देता है दोस्तों, ठीक है। हमें क्या जानकारी देता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। तो पहला जो कथन है वह कथन बिल्कुल सत्य है, ठीक है। दूसरा, राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद में होता है। दोस्तों भारतीय संविधान का शक्तियों के आधार पर स्वरूप 2 प्रकार का होता है, वास्तविक शक्ति और आपके नाम मात्र की शक्ति। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है और नाम मात्र की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। और ऐसी ही शक्तियों का स्वरूप राज्यों में भी है, जहां पर वास्तविक शक्तियां आपके निहित होती हैं मुख्यमंत्री
की अध्यक्षता में गठित मंत्रिपरिषद में, और नाम मात्र की शक्तियां होती हैं आपके राज्यपाल में। तो अब दूसरा जो क्या कथन है वो क्या कहता है कि राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद है। तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वास्तविक शक्तियां आपके मंत्रिपरिषद में निहित होती है। तो पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। अब जरा तीसरे कथन पर चलते हैं। तीसरा कथन क्या कहता है? तीसरा कथन कह रहा है राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। प्रश्न क्या है दोस्तों कि राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है, यानी राज्य में जितने भी कार्य होते हैं वे समस्त कार्य आपके मुख्यमंत्री के नाम पर होते हैं। तो दोस्तों ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 154 ये कहता है राज्य की सभी कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री का कोई नाम नहीं है, समस्त आपका नाम होगा राज्यपाल का। तो तीसरा कथन बिल्कुल गलत है। तो चलिए अब इनमें से सही विकल्प चुनते हैं। केवल 1 और 2 सही हैं। बिल्कुल दोस्तों, केवल 1 और 2 सही हैं। तो हमारा ए वाला आंसर सही होगा कि नहीं होगा? बाकी में बी सी डी से कोई लेना देना ही नहीं है। हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग पहला ही आंसर हमें मिल गया है कि 8वें का राइट आंसर ए वाला होगा। क्लियर दोस्तों? चले अब चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 9 पर। अब आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पर प्रश्न क्रमांक 9 देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? यानी कौन वह संस्था है, कौन वह बॉडी है जो राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है, कार्य से हटा सकता है? राज्य विधानसभा, संसद, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। तो इस परिणाम स्वरूप अगर देखें तो जब राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति कर रहा है तो उसको उसके कार्य से हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही होगा, न कि वह अधिकार राज्य की विधानसभा या संसद के पास होगा। वह पावर होती है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 9 का राइट आंसर होगा सी वाला, राष्ट्रपति। याद रखिएगा कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। क्लियर? चले अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 10 की। प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यानपूर्वक आप सभी लोग देखिएगा और समझिएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्रिटिकल क्वेश्चन है, यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जरा ध्यानपूर्वक आप लोग देखो। प्रश्न 10, भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, यानी कुछ भाषा हैं और वे सभी भाषाएं आधिकारिक भाषाएं हैं। उनमें से कोई भी भाषा आधिकारिक नहीं है, सभी भाषा आधिकारिक है, यानी आधिकारिक रूप से अधिकार प्राप्त भाषाएं हैं। ठीक है, उनके ऊपर हमें विचार करना है। तो पहले जरा हम भाषाओं को देख लेते हैं। ठीक है, तो भाषाएं सिंधी और नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, बोडो और संथाली, संथाली और कोंकणी, डोगरी और मैथिली। ठीक है, अब ये कुछ आधिकारिक भाषा हैं। अब जरा कंडीशन पर आते हैं। कंडीशन क्या कहती है कि 2003 के 92वें संविधान अधिनियम, ठीक है, 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषा शामिल की गई थी? देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, और जितनी भी भाषाएं शामिल होती हैं वो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल होती हैं। तो प्रश्न हमें यह कह रहा है, कंडीशन हमें यह कह रही है कि साहब 92वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, और वह संविधान संशोधन हमने 2003 में करा और कहा कि उस वक्त आपका कौन सा भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं, और वे भाषाएं आपकी प्रश्न में दी हुई हैं।
ठीक है। तो अब क्या एक और दो राइट आंसर है, यानी सिंधी और नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, क्या ये सही है? तो दोस्तों नहीं, ये गलत है। ठीक है, उस वक्त सिंधी, नेपाली और कोंकणी और मणिपुरी को शामिल नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि सिंधी को 1967 में शामिल किया। ठीक है, जबकि नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी इन तीनों को शामिल किया गया था 1992 में। ठीक है, और हमसे ईयर यहाँ पर 2003 का पूछा जा रहा है, यानी 1 और 2 तो गलत हो गया। ठीक, फिर उसके बाद 2 और 3, ठीक है, बोडो, मैथिली। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं, बोडो और मैथिली, ठीक है, क्योंकि 2 कोंकणी और मणिपुरी तो आपके 1992 में शामिल हुई थी, तो इसको तो छोड़ ही दो। अब बोडो और संथाली की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो बोडो और संथाली जो थी, ठीक है, यह आपके शामिल की गई थी दोस्तों 2003 में। कब शामिल की गई थी? 2003 में यह शामिल की गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद आपके संथाली और कोंकणी, ठीक है, संथाली और आपके कोंकणी। अब संथाली तो 2003 में शामिल की गई, पर कोंकणी जो थी दोस्तों वह शामिल की गई थी आपके 1992 में। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, जबकि तीसरा तो बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, अब जरा पांचवें पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, डोगरी और मैथिली। दोस्तों डोगरी और मैथिली इन दोनों को शामिल किया गया था 2003 में। ठीक है, यानी बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली, ये 4 भाषाएं ऐसी हैं जिनको शामिल किया गया था वर्ष 2003 में। ठीक है, तो इस हिसाब से तीसरा और पांचवा हमारा राइट आंसर है, जो कि 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 10 का राइट आंसर सी वाला 3 और 5। क्लियर दोस्तों? चले जी, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न क्रमांक आपके 11वें पर। अब देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो के मिड तक आ गए हैं, यानी अब हमने, चूंकि हम क्या 20-20 क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, जिसमें से अपन 10 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब अगर अभी तक भी आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप भूल गए हो कि वीडियो को शेयर करना भूल गए अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं पर भी सोशल मीडिया पर, तो तुरंत शेयर कर दीजिए। और अगर वीडियो को लाइक करना भी भूल गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो मेरे साथी लोग जो वीडियो को देख रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, किंतु उन्होंने शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे अभी शिक्षा ओशन को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चले जी, तो अब हम प्रश्न क्रमांक 11 पर चलते हैं। जरा प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यानपूर्वक देखिएगा। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। ठीक है, 4 धर्म हैं, धार्मिक समुदाय हैं, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। क्या क्या बताया गया इसमें? सिख, बौद्ध, जैन और पारसी। ठीक है, 4 धर्म हैं। ठीक है, और कहा गया कि इनमें से अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे प्राप्त है। ठीक है, तो अब देखिएगा दोस्तों, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। देखिए, बहुसंख्यक का मतलब ये है कि जो हिंदू धर्म है, वह हिंदू धर्म की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वह हो गए बहुसंख्यक। देखो नाम से पता चल रहा, बहु मतलब बहुत, संख्यक मतलब कि संख्या, जिनकी संख्या बहुत अधिक हो उनको बहुसंख्यक कहा जाता है। और फिर अल्पसंख्यक का मतलब होता है, अल्प का मतलब कम और संख्यक का मतलब होता है संख्या, जिनकी संख्या कम हो। जो हिंदू धर्म से संख्या में कम हो वे सभी धर्म आपके अल्पसंख्यक कहलाएंगे। क्लियर दोस्तों? तो अब देखिएगा, बौद्ध जो अपना सिख धर्म है, वह सिख धर्म हिंदू धर्म से जनसंख्या में कम है, तो यह भी आपका क्या कहलाएगा? आपका अल्पसंख्यक। बौद्ध धर्म भी कम है तो बौद्ध धर्म भी अल्पसंख्यक। जैन धर्म भी कम है तो यह भी अल्पसंख्यक। और फारसी धर्म भी कम है तो यह भी क्या कहलाएगा? अल्पसंख्यक कहलाएगा। तो अब इनमें से किस किस को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है? तो दोस्तों चारों को मिला है, तो राइट आंसर क्या होगा? डी वाला इसका राइट आंसर होगा। क्लियर दोस्तों? ठीक है, जो मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है तथा पारसी धर्म है, ये सभी धर्म दोस्तों
हिंदू धर्म के मुकाबले संख्या में कम है, इसलिए ये सभी धर्म क्या कहलाते हैं, अल्पसंख्यक कहलाते हैं। क्लियर। चलिए अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 पर। प्रश्न क्रमांक 12, चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए, चुनाव आयोग के बारे में हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है और 4 कथन दिए हुए हैं और कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी 3 कथन असत्य हैं और 1 कथन सही है। ठीक है, अब देखिएगा, पहला, यह स्वतंत्र और सांविधिक निकाय है। नहीं दोस्तों, किसने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, नहीं, ये अधीन आता है। सांविधिक निकाय नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा, इनमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। बिल्कुल सही कहा, इनमें जितने भी सदस्य होते हैं वे सभी सदस्य आपके 6 वर्ष के कार्यकाल के होते हैं। ठीक है, तो बी वाला कथन बिल्कुल सही है, तो हमें तो इसका आंसर मिल गया। 12वें का आंसर बी वाला तो हमें मिल गया, किंतु चलो सी और डी को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सी कहता है, यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों की मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता। नहीं दोस्तों, ये कोई अदालत के रूप में कार्य नहीं करता। हाँ, किंतु अगर कोई राजनीतिक पार्टी है, ठीक है, तो उसको राजनीतिक दल प्रदान करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास होता है, किंतु ये कोई अदालती कार्य नहीं करता। ठीक है। डी, अखिल भारतीय निकाय होने के नाते ग्राम पंचायतों, राज्य नगर पालिकाओं के चुनाव के साथ चुनाव को भी चिंतित करता है, यानी यह स्थानीय शासन के चुनाव को रेगुलेट करता है। तो दोस्तों नहीं, चुनाव आयोग, केंद्र का चुनाव आयोग ऐसा कार्य नहीं करता है। राज्य का चुनाव आयोग आपके लोकल गवर्नमेंट का चुनाव आयोजित करवाता है। तो आपके सी वाला ऑप्शन भी गलत, डी वाला ऑप्शन भी गलत, जबकि राइट आंसर सिर्फ और सिर्फ बी वाला है। तो प्रश्न क्रमांक 12 का राइट आंसर है बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरा ध्यानपूर्वक आप इसको पढ़िएगा। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। चलो ध्यान देते हैं जरा, हमें कुछ अनुच्छेद मिल रहे हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति। अनुच्छेद 143, सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार। 360, वित्तीय आपातकाल। और अनुच्छेद 148 से 151, भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य। ठीक है, अब फिर क्या कहा जा रहा है, इनमें से कौन सा मिलान सही है। तो देखिए जरा हम चर्चा करते हैं एक एक आर्टिकल पर। आर्टिकल 72, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। बिल्कुल दोस्तों, आर्टिकल 72 में ही आपके राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति बताई है, जिसमें राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की सजा को कम कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। यह संविधान में शक्ति प्रदान की गई है राष्ट्रपति को, और यह आर्टिकल 72 के अंतर्गत ही आती है। फिर अनुच्छेद 143, सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार। बिल्कुल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार होता है, वो भी आर्टिकल 143 के अंतर्गत आता है, जिसमें राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार आपके सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, परामर्श देने का अधिकार आपके सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। तो आर्टिकल 143 भी बिल्कुल सही है। इसके बाद अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, ये बात बिल्कुल सत्य है, किंतु 148 से 151 में अटॉर्नी जनरल का उल्लेख नहीं है। इस 148 से 151 में आपके केग का वर्णन किया गया है दोस्तों, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का। ठीक है, तो आपके चौथा ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। ठीक है, जबकि अटॉर्नी जनरल की कार्य एवं शक्तियों का वर्णन आर्टिकल 76 में किया गया है, ना कि आर्टिकल 148 में किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 148 से 151 में तो CAG का वर्णन यानी केक का वर्णन किया गया है। तो इस अनुसार आपके 1, 2 और 3 बिल्कुल सही हैं। तो प्रश्न क्रमांक 13 का राइट आंसर बी वाला बिल्कुल सही है। चले जब अगले प्रश्न पर चलते, प्रश्न क्रमांक 14 पर चलेंगे। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 14 को आप ध्यानपूर्वक देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है। ठीक है, यानी कौन व्यक्ति जो संसद का सदस्य बनता है लेकिन अयोग्यता का आधार नहीं है।
ठीक है। बाकी तो अयोग्यता के आधार है, लेकिन इन चार में से एक ऐसा कथन है जो अयोग्यता के आधार नहीं है, यानी उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को अयोग्य नहीं माना जाएगा। तो जरा हम उसको देखते हैं। तो देखिए, यदि व्यक्ति राज्य के अधीन लाभ का कार्यकाल रखता है, तो देखिए दोस्तों ये कथन आपका अयोग्यता का आधार है बिल्कुल, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर होता है दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में वह संसद का सदस्य नहीं बन सकता। अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर ली, अगर कोई व्यक्ति अगर आपका दूसरे देश का नागरिक है तो भी वह हमारे भारत में सदस्य नहीं हो सकता, यानी यह भी अयोग्यता का आधार है। 10वीं अनुसूची के तहत व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया हो गया, स्वाभाविक सी बात है, अगर उसे अयोग्य घोषित किया गया है तो वह अयोग्यता का आधार है ही सही। चौथा, अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया तो उसे रोक दिया हो। दोस्तों अभी तक वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी को ऊपर निवारक निरोध के तहत, यानी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है पुलिस ने और आपराधिक मामलों के तहत उसको आपके चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है, ऐसा कोई प्रावधान वर्तमान में नहीं आया है। तो यह कथन आपका गलत है, यानी यह आधार नहीं हो सकता। तो सही विकल्प सिर्फ और सिर्फ आपका बी वाला है, यानी केवल 4 इसका राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों? चलिए अब अपन बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 6ठी अनुसूची में किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण से संबंधित हैं? अगर आप भारतीय संविधान की अनुसूचियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें से 6ठी अनुसूची का अध्ययन करेंगे, तो उस अनुसूची में आप पाएंगे कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, किंतु यह कुछ राज्यों के लिए किए गए हैं। तो अपना प्रश्न यही है कि वह कौन कौन से राज्य हैं? क्या वह राज्य मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा या नागालैंड हैं? क्या वे असम, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम हैं? या वे असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड हैं? या असम, मेघालय, मिजोरम या नागालैंड हैं? ठीक है, इनमें से कौन है? ठीक है, तो दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी आपके कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बी वाले ऑप्शन में जो राज्यों का वर्णन किया गया है उन राज्यों का संबंध आपके 6ठी अनुसूची से है, जिनमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के और नियंत्रण के बारे में बात की गई है। तो प्रश्न क्रमांक 15 का राइट आंसर बी वाला है। क्लियर? अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16 पर। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? यानी कौन सी अनुसूची में जब नए राज्य बनते हैं तब उसमें शामिल होते हैं? तो पहली अनुसूची जो है, उन पहली अनुसूची में वर्णन किया गया आपके राज्यों के नाम के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के नाम के बारे में। तो 16 का राइट आंसर ए वाला होगा दोस्तों। हमें ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसमें अपन ज़्यादा चर्चा करने की बात है ही नहीं है। प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्न क्रमांक 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है कि भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्य के बीच विवाद का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? दोस्तों जब केंद्र और राज्य के मध्य विवाद हो जाता है या राज्य और राज्य के मध्य विवाद हो जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट उस विवाद को सोल्व करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता करता है केंद्र और राज्य के बीच में या राज्य और राज्य के बीच में। तो वह किस अधिकार के तहत जाता है? तो दोस्तों वह अधिकार क्या अपीली अधिकार होता है, वास्तविक अधिकार होता है, सलाहकार अधिकार होता है या रिट अधिकार होता है? तो देखो, अपीली अधिकार का मतलब होता है कि ऊपर के कोर्ट में अपील करना, तो यह अधिकार तो हो नहीं सकता। सलाहकार अधिकार का मतलब होता है कि इस अधिकार के तहत आपका जो राष्ट्रपति हैं उनको सलाह दी जाती, तो ये तो होगा नहीं। रिट का न्यायाधिकार या अधिकार का मतलब होता है आपका कि आदेश देना, ठीक है, अपने से नीचे या अधिकारी जो है उनको आदेश देना, ये आदेश वाली बात नहीं, यहाँ पर मध्यस्थता करने की बात है। तो वास्तविक न्यायाधिकार इसका राइट आंसर है, जिसे हम प्रारंभिक अधिकार या प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के नाम से भी जानते हैं। और इसके तहत ही केंद्र और राज्य के बीच में जब विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का समाधान सुप्रीम कोर्ट करता है।
चले दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 18वें के बारे में। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्रवाई में भाग नहीं लेता है? ठीक है, तो कौन सा वह आपका राष्ट्रपति का चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है किंतु वह अपीली कार्रवाई में भाग नहीं लेता है? इसका मतलब दोस्तों ये है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस चुनाव में जो निर्वाचक मंडल है उस निर्वाचक मंडल का वह कौन सा भाग है, ठीक है, जो हिस्सा तो लेता है किंतु वह किसी प्रकार से अपीली कार्रवाई में भाग नहीं लेता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इन तीनों से मिलाकर आपका बनता है निर्वाचक मंडल। ठीक है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा की शक्तियां ज़्यादा हैं किंतु राज्य विधानसभा की शक्तियां कम हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी आपका राज्य विधानसभा। तो प्रश्न क्रमांक 18वें का राइट आंसर है राज्य विधानसभा, याद रखिएगा। अब प्रश्न क्रमांक 19 बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का संविधान, पंचायती राज में सुधार, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, या हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंतःक्रिया। तो दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति वह समिति है जिसकी सिफारिश पर भारतीय संविधान का आर्टिकल 51A जोड़ा गया था, यानी मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो प्रश्न क्रमांक 19 का राइट आंसर सी वाला होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे प्रश्न क्रमांक 20 की और आज की वीडियो के लास्ट प्रश्न की। ठीक है, और बहुत इजी क्वेश्चन है। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित की गई है? यानी वह कौन सा राज्य है जिस राज्य में लोकसभा में सबसे अनुसूचित जनजाति की सबसे ज़्यादा सीटें को आवंटित किया गया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या गुजरात? तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं जिनमें से 6 सीटें आपके आरक्षित की गई है अनुसूचित जनजाति के लिए। तो सबसे ज़्यादा सीटें मध्य प्रदेश में हैं। तो 20वें का राइट आंसर हो गया ए वाला। क्लियर मेरे मित्रों? चले जी, तो इस प्रकार से आप सभी लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से, और ये तो पहला वीडियो है दोस्तों, और इस पहले वीडियो में आप सभी लोगों ने 20 क्वेश्चन जो आपके यूपीएससी और एमपीपीएससी के लेवल के हैं उन सब के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह प्रयास मेरा अच्छा लगा होगा। और अगर आप सभी लोगों को यह प्रयास अच्छा लगा तो आप सभी से मैं सिर्फ और सिर्फ एक लाइक और शेयर मांगता हूं। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि मुझे एक ऊर्जा मिले कि हाँ मैं आप सभी के लिए ऐसे वीडियो बनाऊं। तो अगर आप सभी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, पूरा देखते हैं और मुझे पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा। कल हम फिर से शाम को 6 बजे ही आपके कुछ 20 क्वेश्चन और मतलब कि आगे के कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे। पॉलिटी से संबंधित हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप कहीं मत जाइएगा, कल शाम को फिर से हम उन क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो मेरे नए साथी हैं, जिन लोगों ने अभी तक शिक्षा ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मेरे मित्रों आज के लिए इतना ही। मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का